हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम यूपी जेई कप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए यूनिट 3 से कुछ एमसीक्यू करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो ऐसा नहीं है। देखिए फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां से जो है आपको मेथड सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, तरीका सीखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का या फिर उसके पीछे का जो भी लॉजिक है उसको आपको सीखना है, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आपको सीखना है। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आप फिजिक्स में 25 में से जो है 18 से 20 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो क्लास को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की क्लासेज आपको देखने को मिलती है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सिस्टमिक तरीके से तैयारी करनी है, डेली लाइव क्लास भी जो है वो कराई जा रही है, तो आप उदित फार्मेसी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। जो आपका डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो कोर्स है, जिसका प्राइस है केवल 499 रुपए, मात्र 500 रुपए के अंदर जो है आपको 3 सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस देखने को मिल रही है, सारा स्टडी मटेरियल मिल रहा है। तो कोर्स का जो प्राइस है बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। तो आप सभी इस कोर्स में ज्वाइन करके अपने डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको प्ले स्टोर पे जाना है और आपको सर्च करना है उदित फार्मेसी। उदित फार्मेसी सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का जो है आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो है आपका यहाँ पर ऐप का आइकन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है या फिर अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो जो आपको ये नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे जो है कॉल भी कर सकते हैं, आप जो है संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को जो है वो हम शुरू कर लेते हैं। और जो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं और आप सभी जो है इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप सभी जो है इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि न्यूटन का जो पहला रूल है, ठीक है, न्यूटन का पहला गति का नियम किससे संबंधित है। तो देखिए न्यूटन का जो पहला गति का नियम है वो हमारा संबंधित है किससे, इनर्शिया से, यानी कि जड़त्व से। और न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, ठीक है, न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है। तो देखिए न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में बनी रहेगी, मतलब अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती रहेगी, या फिर अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह वस्तु रुकी हुई ही रहेगी जब तक के ऊपर जो है कोई एक्सटर्नल फोर्स, उसके ऊपर जो है कोई बाह्य बल जब तक न लगाया जाए। ठीक है, तो न्यूटन का पहला गति का नियम जो है वो हमारा जड़त्व यानी कि इनर्शिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए तो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो है इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो कि मैंने आपको बताया है, न्यूटन का पहला रूल जो मैंने बताया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि किसी ऑब्जेक्ट पे, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं लग रहा है तो वह, देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी वस्तु है, अगर उसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो न्यूटन का पहला रूल क्या कहता है, अगर कोई वस्तु गतिशील है, चल रही है, तो वो ऐसे ही चलती रहेगी, या फिर अगर कोई रुकी हुई है वस्तु तो वो वस्तु रुकी हुई रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जो वस्तु होगी वो स्थिर रहेगी या फिर एक समान गति से चलती रहेगी, विल रिमेन एट रेस्ट और मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स लगाना जरूरी है किसी वस्तु को रोकने के लिए, या फिर अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसको चलाने के लिए, जिसे ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जो कि हमारा न्यूटन का पहला नियम है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, द्वितीय नियम के अनुसार बल का मात्रक क्या है। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या है, आप सभी इसको हाई स्कूल से जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, और देखिए जो हमारा यहाँ पर न्यूटन का सेकेंड रूल है वो ये बोलता है, जो आपका फोर्स है, आप ये फार्मूला आप सभी को पता होगा, एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है, सभी को फार्मूला पता है। एम क्या है, एम है आपका मास, एम क्या है, एम है आपका मास, यानी कि द्रव्यमान होता है ये। ठीक है,
ए क्या है, ए होता है त्वरण, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन होता है ये, ठीक है। इसके मात्रक की बात की जाए तो जो आपका मास होता है, द्रव्यमान, इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। और देखिए ए बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है v/t, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा v है और v का जो है वो हमने मात्रक निकाला है मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर नीचे t भी है, तो t का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, वही जो है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ में डायमेंशनल फार्मूला भी जो है वो मैंने आपको निकालना सिखाया है, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला भी जो है वो मैंने आपको फोर्स का बता रखा है, चैप्टर नंबर 1 में हमने किया था। आप यहाँ से जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला भी जो है आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए डायमेंशनल फार्मूला जो है आप इसके यूनिट के माध्यम से ही जो है आप निकाल सकते हैं। बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है, m का मात्रक क्या है, ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। ए का हमने निकाला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सबका जो है आप डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, क्या है, केजी, केजी के क्या है, मास है, मास का डायमेंशनल फार्मूला m हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका मीटर है, स्मॉल m क्या है, मीटर है, मीटर का डायमेंशनल फार्मूला l हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे है सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नीचे, और सेकंड का जो है डायमेंशनल फार्मूला t होता है, और यहाँ पे क्या है आपका सेकंड स्क्वायर t की पावर 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, यम यल नीचे है t की पावर 2, पर आगे क्या हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा। तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला आ चुका है फोर्स का। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हट जाता हूँ ताकि आपको सही से दिख सके, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, देखिए फिजिक्स में रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखिए, जो भी बेसिक चीजें हैं आप उसको याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फोर्स का हमने यूनिट निकालना सीखा, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमने यहाँ पर, ठीक है, एक्सेलरेशन का भी जो है वो हमने यहाँ पर यूनिट निकाला है, फोर्स का हमने यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाला है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है। देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु पे जो आपकी वस्तु है वो भी जो है आपके ऊपर जो है उतने ही अमाउंट की फोर्स लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लगेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि प्रत्येक क्रिया के लिए समान व अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप दीवार पे जो है आप धक्का लगा रहे हैं तो जो आपकी दीवार है वो भी जो है आपके ऊपर जो है उसी अमाउंट का फोर्स जो है लगा रही है, लेकिन वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यही जो है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। तो देखिए फोर्स की एसआई यूनिट हमने डिस्कस कर लिया, क्या होता है, न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसके सीजीएस यूनिट क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज को भी जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि फोर्स का जो है वो सीजीएस, इसका सीजीएस जो है इसका यूनिट क्या है। सीजीएस में क्या होता है, जो आपका लेंथ होता है, लंबाई होता है, हम उसको सेंटीमीटर में लेते हैं। जो आपका मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसको हम ग्राम में लेते हैं। और जो आपका टाइम है उसको हम सेकंड में लेते हैं एसआई सिस्टम के मुताबिक, ठीक है। तो फोर्स का जो है सीजीएस जो है इसका यहाँ पर यूनिट क्या है, ये आपका डायन होता है, ठीक है। और इसका कन्वर्जन भी जो है वो पूछता है। अभी हम इसके कन्वर्जन से जो है एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लगा ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 कि 1 न्यूटन में जो है कितने डाइन होते हैं, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, लेकिन ये देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10 की पावर 5। लेकिन ये 10 की पावर 5 कैसे आता है, इस चीज को जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। चलिए तो देखिए आपको फार्मूला पता है, F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है। m क्या है, मास है, मास का यूनिट किलोग्राम होता है। ए क्या है, ए है त्वरण, और त्वरण का जो है वो हमने मात्रक निकाला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो है वो हमने निकाला हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको इसको सीजीएस में चेंज करना है, अगर आपको इसको सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम में अगर आप इसको चेंज करें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो आप यहाँ पर केजी की जगह लिखेंगे 1000 ग्राम, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखा गया, मीटर लिखा गया है। देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर लिख दीजिए।
नीचे क्या है सेकंड स्क्वायर है, आप ये सेकंड स्क्वायर एस इट इज आप इसको लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है 10 की पावर 3 है, ये है आपका, ठीक है। 10 की पावर 2 है, आप इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख दीजिए ग्राम, ये सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ चुका है आपका 10 की पावर 5, और जो ये आपका ये ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इसी को हम क्या लिखते हैं, इसी को हम लिखते हैं डाइन लिखते हैं, ठीक है। जो आपका ये ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर लिखा है, इसी को हम क्या लिखते हैं, डाइन लिखते हैं। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। तो यहां से हमें ये मिल रहा है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। इस चीज को हमने यहाँ पे निकाल लिया है। 1 न्यूटन बराबर जो है 10 की पावर 5 डाइन, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो 10 की पावर 5 कैसे आया है, आप इस चीज को यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गति मात्रा, जिसको कि हम संवेग भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसको जो है संवेग भी कहा जाता है, ठीक है। इसको जो है हम संवेग भी कहते हैं, संवेग, जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है। तो देखिए मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मोमेंटम देखिए होता है स्मॉल p बराबर m इंटू वी होता है। ये फार्मूला होता है मोमेंटम का, ठीक है। अब अगर आपको फार्मूला पता है तो आप आराम से उसका यूनिट निकाल सकते हैं, उसका डायमेंशनल फार्मूला भी जो है आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो p बराबर क्या हो जाएगा, यम। यम क्या है, मास है, द्रव्यमान है, उसका मात्रक क्या होगा, kg होगा। v क्या है, v है वेलोसिटी, वेग, और वेग का जो है मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, ठीक है। और अब जो है हम इसका डायमेंशनल फार्मूला भी जो है वो हम लिख लेंगे। तो इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात की जाए तो क्या लिखा गया है, केजी, किलोग्राम, और किलोग्राम को डायमेंशनल फार्मूला हम लिखते हैं कैपिटल एम लिखते हैं। ग्राम, और सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल एम है, क्या है, मीटर है, और मीटर का डायमेंशनल फार्मूला यल होता है। नीचे क्या है, सेकंड, समय, समय का डायमेंशनल फार्मूला टी होता है। तो यहाँ पे हमको डायमेंशनल फार्मूला पी का क्या मिल गया, यम यल, नीचे है टी, ऊपर आएगा माइनस में हो जाएगा यम यल टी माइनस 1। ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला आ चुका है संवेग का, ठीक है। तो संवेग का डायमेंशनल फार्मूला भी जो है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गति मात्रा यानी कि संवेग जो है वो किस पर निर्भर करता है, संवेग जो है वो किस पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए तो संवेग जो है किस पर निर्भर करेगा, तो संवेग का जो है बेसिक फार्मूला हमने क्या डिस्कस किया है, P बराबर m इंटू वी होता है, जहां की m आपका मास है, v वेलोसिटी है। तो ये आपका द्रव्यमान और वेलोसिटी दोनों पे जो है ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये जो है आपका दोनों पे जो है वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको बेसिक फार्मूला पता है तो आप इसी से जो है अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि देखिए जो आपके पर मोमेंटम है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यम के, यानी कि ऐसा वस्तु, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कि द्रव्यमान ज्यादा है उसका संवेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो आपका p है ये जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, मतलब जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका संवेग होगा, मोमेंटम होगा। तो इसके ऊपर भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछेगा एक वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना है, 2 kg है, m1 बराबर क्या है, 2 kg है। एक वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना है, उसका द्रव्यमान जो है 4 kg है। अब इनके संवेग का अनुपात बताइए, रेशियो बताइए। तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है P बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है, ठीक है। P बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है, यानी कि जो आपका P है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के, मतलब P1 बटे P2 बराबर क्या हो जाएगा, m1 बटे m2 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और m1 बराबर क्या है 2 kg, m2 बराबर कितना है 4 kg है, मतलब P1 बटे P2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही कि अगर आपको बेसिक रिलेशन पता है, अगर आपको बेसिक फार्मूला पता है तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब जो है वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, संवेग संरक्षण के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। ठीक है, तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जो आपका टोटल मोमेंटम होता है, ठीक है, जो आपका टोटल मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, हमेशा स्थिर रहता है, नियतांक रहता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि कुल संवेग जो है वो हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, अभी जो है हम इससे क्वेश्चन भी करेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पे संवेग का सूत्र क्या है, संवेग का सूत्र क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन का सही आंसर है P बराबर m इंटू वी होता है, जैसे कि मैंने बताया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप यहां से एक और फार्मूला जो है आप इसको यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। आप यहां से जो है और भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। बेसिक फार्मूला है P बराबर m इंटू वी होता है। ठीक है, और देखिए अगर बात की जाए काइनेटिक एनर्जी की तो क्या होता है, K बराबर 1/2 mv² होता है। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, जो आपका ये वाला फार्मूला है P बराबर m इंटू वी, आप इसमें से V निकाल लेंगे। V बराबर क्या हो जाएगा, P/m हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा, P/m हो जाएगा। तो आप जो है इस चीज को इसमें रखिए, K बराबर क्या हो जाएगा 1/2 m, और V की जगह आप लिखिए P/m का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2m हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, P²/m² हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे यहाँ पर क्या है, 2m है, ये आपका क्या है m² है, तो एक m जो है आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो ये आपका बच जाएगा K बराबर P²/2m हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी फार्मूला जो है आपको यहाँ पे मिल चुका है एक यहाँ पे कि K क्या है, कि आपके यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। या फिर आप इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको मिल गया है K बराबर P²/2m मिल गया है, तो यहाँ से P² बराबर क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ठीक है, 2mk हो जाएगा। तो P बराबर क्या मिल जाएगा, √2mk मिल जाएगा। तो ये भी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आपको बेसिक फार्मूले पता है या फिर उसके साथ में अगर आपको दूसरे फार्मूले पता है तो आप उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम में क्या होगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन में जो है आपको मास दिया रहेगा, साथ में आपको काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा, तो आपसे संवेग पूछ लेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर, ठीक है, सर ने हमको बताया कि P बराबर m इंटू वी होता है, तो इससे हम यहाँ पर इसको जो है हम यहाँ पर ठीक है कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन मैंने आपको ये वाला फार्मूला भी जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, K बराबर क्या होता है, P² ठीक है 2m होता है। ठीक है, तो आप जो है इन सभी चीजों को जो है आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अभी तक हमने जो संवेग का बेसिक हमने फार्मूला सीखा, उससे जो है हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया कि एक 5 kg की गेंद है। ठीक है, यहाँ पर m की वैल्यू जो है वो कितनी दी गई है, 5 kg दी गई है और साथ में जो है इसका वेलोसिटी दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। आप सभी को पता है P बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है। m की जगह 5 रखिए, v की जगह 10 रखिए, आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, तो 50 kg मीटर पर सेकंड जो इसका मोमेंटम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए बेसिक क्वेश्चंस को भी जो है वो करना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है वो दिया गया है कि यहाँ पे जो है m बराबर दिया गया है आपका 1000 kg। ठीक है, 1000 kg की क्या है, कार है, और इसकी वेलोसिटी की बात की जाए 20 मीटर पर सेकंड दिया गया है, और इसको जो है 10 सेकंड में इसको रोक दिया जा रहा है, तो फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम यहाँ पर फोर्स का बेसिक फार्मूला जो है वो हम लिखेंगे। फोर्स क्या होता है, F बराबर m इंटू ए होता है, और A बराबर क्या होता है, V/T होता है। ठीक है, एक तुम्हारा यहाँ पर बेसिक फार्मूला हमारा यहाँ पर ये है। और त्वरण के फार्मूले की बात की जाए, एक्सेलरेशन की, A बराबर क्या होता है, V/T होता है। तो आप इस वाले फार्मूले में एक जगह V/T लिखिए, तो आपका हो जाएगा F बराबर m V/T हो जाएगा। कितना आपको समझ में आ रहा है। और मैंने क्या बताया है कि P बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है। P बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है। तो यहाँ पे आपको m इंटू वी लिखा है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, P लिख दीजिए, तो आपका भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या फिर आप इसी जो है इसी फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए।
चलिए हम इसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बराबर क्या लिखा है, mv/t लिखा है और सभी चीजें जो हैं वो हमारे क्वेश्चन में दी गई हैं। m का वैल्यू है 1000 kg, वेलोसिटी आपका 20 है, t आपका 10 है, 10 दूनी 20 होता है, कितना जाएगा 2000 न्यूटन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें तो आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि उसमें क्या क्या वैल्यू दी गई है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा फार्मूला लगाना है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया कि एक 4 किलोग्राम की बंदूक से जो है 50 ग्राम की गोली 300 मीटर पर सेकंड की गति से निकलती है। यदि बंदूक जो है पहले रुकी हुई थी तो बंदूक के पीछे हटने की गति क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे संवेग संरक्षण के नियम से लगाएंगे, जो कि ये बोलता है प्रारंभिक संवेग P इनिशियल जो होता है वो अंतिम संवेग P फाइनल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसका इनिशियल संवेग क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल एम बी, मतलब जो आपके पर बुलेट है, जो आपके पर गोली है, उसका द्रव्यमान गुणे यू बी। यू क्या है, इसका प्रारंभिक वेग है किसका, बुलेट का, प्लस में लिखूंगा कैपिटल एम जी। ठीक है, मास ऑफ गन जो आपके यहाँ पर बंदूक है उसका द्रव्यमान कैपिटल यू जी, यानी कि प्रारंभिक इसका वेग क्या होगा जो आपका बंदूक है, बराबर अब दे रहा है कि बंदूक के पीछे हटने की गति क्या होगी। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल एम जी और हम यहाँ पे लिख देंगे कि फाइनल गति जो है उसका होगा वीजी होगा। ठीक है, बंदूक वाला। अब देखिए मास ऑफ बुलेट जो यहाँ पर आपके पर गोली है उसका द्रव्यमान कितना है 0.05 kg दिया गया है। इसका प्रारंभिक वेग क्या था 300 मीटर पर सेकेंड था। जो आपकी बंदूक है उसका द्रव्यमान कितना है 4 kg है और शुरू में जो है वो क्या बंदूक जो है आपकी क्या थी स्थिर थी, मतलब उसके अंदर कोई भी गति नहीं थी, जीरो, बराबर क्या हो जाएगा 4 kg। बंदूक जो है वो क्या हटी पीछे हटी, मतलब यहाँ पे जो है और यहाँ पर जो है वीजी पूछा गया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 0.05 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ठीक है 2 जीरो है, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 3 बराबर 4 VG हो जाएगा आपका 15 बराबर 4 VG हो जाएगा। तो यहाँ पे गन की स्पीड जो है वो आ जाएगी 15/4, 4 3 12, 3.75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3.75 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक 4 किलो की गेंद है, ठीक है, तो वही हम यहाँ पर लगाएंगे। आप चाहे तो आप इस फार्मूले को जो है आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक 4 kg की गेंद है जो कि 6 मीटर पर सेकंड की गति से, ठीक है, 2 kg की स्थिर गेंद से टकराती है। तो यहाँ पे m1 बराबर कितना है 4 kg है। ठीक है, u1 की बात की जाए 6 हो जाएगा। m2 का क्या है, m2 है 2 kg, जो कि गेंद क्या थी पहले स्थिर थी, मतलब उसका क्या था, उसका यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 था, प्रारंभिक वेग 0 था, बराबर क्या होगा, यहाँ पर इलास्टिक जो है वो यहाँ पर कोलिजन हुआ है और 4 kg की जो गेंद है वो चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो यहाँ पर m1 बराबर हो गया 4 और v1 बराबर हो गया 2, प्लस क्या दिया गया m2 दिया गया है, m2 क्या है 2 kg है, 2 kg लिखिए और इसका पूछा गया है कि v2 निकालना है कि जो आपके पर 2 kg वाली जो आपकी गेंद है वो किस गति से चलेगी, वो किस वेलोसिटी से चलेगी। ठीक है, इतना हमने लिख लिया है, बिल्कुल सिंपल है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं बचा इसमें। 6 चौके 24 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, बराबर 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 2v2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 8 बराबर 2v2 हो जाएगा। तो v2 बराबर कितना हो जाएगा 24 माइनस 8 कितना होगा, 4 इधर से गया 4 उधर से गया, 16/2। क्वेश्चन का सही आंसर 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है आप यहाँ पे समझ गए होंगे।
चलिए तो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के बीच का मुख्य अंतर क्या है, और यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी जेईई कप एग्जाम में। देखिए इलास्टिक और इन इलास्टिक टकराव यानी कि कोलिजन के बीच जो है वो अंतर क्या है, इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए जो आपका इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है, उसमें क्या है कि जो आपके पर काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। और इन इलास्टिक कोलिजन में जो है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो प्रत्यास्थ संघट या फिर टकराव में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, और इन इलास्टिक अप्रत्यास्थ में जो है गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। चलिए तो यहाँ पे जो है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, यदि दो वस्तुएं टकराकर आपस में चिपक जाती हैं तो यह किस प्रकार का कोलिजन होता है। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए। चलिए तो अगला भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इससे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या संरक्षित रहता है। देखिए अगर कोई जो है इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर अगर हो रही है, तो उसमें क्या क्या संरक्षित रहेगा। तो देखिए जो आपका इलास्टिक कोलिजन होता है, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों जो है आपकी संरक्षित रहती है। बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए। अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या संरक्षित नहीं रहता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछी गई है, ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज नॉट कंजर्व इन द इनइलास्टिक कोलिजन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी बोथ। ये जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका काइनेटिक एनर्जी। देखिए इन इलास्टिक कोलिजन में जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका कंजर्व नहीं रहेगा, लेकिन मोमेंटम हो गया, ठीक है, टोटल एनर्जी हो गया, ये सभी जो है आपके क्या होंगे, कंजर्व रहेंगे। चलिए अब इसके बाद जो है हम कुछ क्वेश्चंस फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के ऊपर जो है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि अगर आप साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, किसी भी रोड पे, ये आपका रोड है, और यहाँ पर जो एक छोटी सी साइकिल जो है वो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, या फिर छोटी सी साइकिल जो है वो हमने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, तो देखिए फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण क्या होता है। देखिए अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सड़क पे आपकी बाइक, कार नहीं चल पाती, उसका पहिया जो है बस केवल घूमता, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर फ्रिक्शन नहीं होता है तो आप ब्रेक नहीं लगा पाते। तो फ्रिक्शन जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्यों होता है, फ्रिक्शन होता है जो भी हमारा सरफेस है, सतह है, जहां पे कि जो है दो वस्तुएं आपस में जो है वो टच कर रही हैं, उनको छू रही हैं, उनके बीच जो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लगता है, इसके वजह से फ्रिक्शन होता है। ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि यहाँ पे आपका टायर है, ठीक है, और ये आपका रोड है, तो रोड और जो आपके पर टायर है, जहां पे कि रोड और टायर का कांटेक्ट हुआ है, जो उनका सरफेस है, उसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लग रहा है। मतलब जो आपके यहाँ पर सड़क के मॉलिक्यूल हैं, जो आपके यहाँ पर टायर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो है एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, घर्षण लग रहा है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, स्थैतिक घर्षण क्या है। देखिए यहाँ पे जो है कोई रफ सरफेस है, कोई यहाँ पे जो है खुदरी जगह है, कोई यहाँ पे खुदरी जगह है, और इसके ऊपर जो है आपने एक बुक रखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पर जो है यहाँ पे रफ जगह है, ठीक है, खुरदुरी जगह है, और इसके ऊपर जो है एक आपने किताब रख रखा है। ठीक है, अब देखिए इस समय जो भी फ्रिक्शन लग रहा है इस बुक और इस सरफेस, इस टेबल के बीच में, वो क्या है, स्थैतिक घर्षण है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। जो आपका ये बुक है, जो उसका सरफेस है, पृष्ठ है, वो किस टाइप के सरफेस पे जो है वो रखा हुआ है, क्या वो थोड़ा सा स्मूथ है, चिकना है, या फिर वो जो है क्या है, ठीक है, बहुत ज्यादा खुरदुरा है, बहुत ज्यादा रफ है।
तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे, संपर्क में सतहों के प्रकार के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में जो है हम थोड़ा सा यहाँ पर फार्मूला वगैरह भी जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमें यहाँ पर आगे काम आने वाला है। तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस बराबर क्या होता है, म्यू एस इंटू, कुछ लोग इसको आर लिखते हैं और कुछ लोग जो है इसको एन लिखते हैं, ठीक है। तो एफ एस बराबर क्या होता है, म्यू एस इंटू आर होता है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या, देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर एक बुक रखी हुई है और आप जो है इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं ताकि ये बुक चले, ठीक है। आप इस डायरेक्शन में जो है एक फोर्स लगा रहे हैं ताकि जो है ये बुक चले, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, जो कि इसको चलने से जो है वो रोकना चाहेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या लगता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन लगता है। आप जो है फोर्स इस साइड लगा रहे हैं तो जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो चाहता है कि इस बुक में कोई मूवमेंट ना हो, तो वो इसके जस्ट अपोजिट लगेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे आर या फिर एन क्या, इसके बारे में जो है वो हम डिस्कस कर ले रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन या फिर नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो देखिए नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, एम इंटू जी लगेगा, और अगर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो ऊपर की तरफ जो है इसका फोर्स लगेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम आर या फिर एन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आर बराबर क्या होता है, आर बराबर जो है एम इंटू जी होता है, ठीक है। आर बराबर क्या होता है, एम इंटू जी होता है, ठीक है। तो एफ एस बराबर क्या होता है, म्यू एस, एफ एस बराबर क्या होता है, म्यू एस इंटू आर, या फिर हम इसको जो है एन भी जो है हम इसको लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो इससे जो है कुछ हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। चलिए तो यहां से जो है यूपी जेईई कप में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए एक आपका जो है गतिज घर्षण भी होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी होता है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। जैसे जैसे क्या है कि आप जो है क्या चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जो है देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है कि जो आपकी बाइक है वो क्या है, रुकी हुई है, या फिर आप क्या चला रहे हैं, कार चला रहे हैं। तो जब आपकी कार जो है वो क्या है, सड़क पे रुकी हुई है और उसको आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो उस समय आप क्या लगाएंगे, आप अपने कार में या फिर आप अपने बाइक में जो है पहला गियर लगाएंगे। तो जो वस्तु, जो कार, जो बाइक पहले से रुकी हुई है उसको थोड़ा सा गतिशील बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए जो है आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। मतलब उस समय क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन से जब आप ज्यादा फोर्स लगा देंगे तभी जो है आपकी बाइक, कार, स्कूटी जो है वो क्या बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे क्या है कि जो आपका पर स्टैटिक फ्रिक्शन है, घर्षण बल है, वो है आपका 5 न्यूटन का, ठीक है। और आपको लगाना है, फोर्स लगाना है इस डायरेक्शन में ताकि आपकी बुक आगे बढ़े। तो आपने स्टार्टिंग में फोर्स लगाया 1 न्यूटन, बुक आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। आपने लगाया 2 न्यूटन, बुक आपकी जो है वो यहाँ पर आगे नहीं जाएगी। 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, जब आप 6 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, जब आप स्टैटिक फ्रिक्शन से आप थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाएंगे तभी जो है आपकी बुक क्या होगी, आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो देखिए जब आपकी बुक रुकी हुई थी, जब आपकी कार, बाइक रुकी हुई थी, उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा था उसे क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। और एक बार जब आपका बाइक, कार चलने लगेगा, जब वो क्या होगा, गतिशील होगा, उस समय भी जो है जो आपकी सड़क होगी वो उसको रोकना चाहेगी, और उसके लिए जो है स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, या फिर कहेंगे ठीक है काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन वो आपके बाइक, स्कूटी को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि जो है उसके अंदर ज्यादा फोर्स लग रहा है। कहाँ पे, ठीक है, आगे की तरफ, जिससे जो है आपका बाइक, कार, स्कूटी जो है वो आगे चल रही है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, जो आपके पर काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो आपका एफ के होता है वो आपका क्या होता है, हमेशा जो है एफ एस से कम होता है। यहां से यूपी जेईई कप में क्वेश्चन आ चुका है 2022-23 में, ठीक है। और इसके साथ में जो है जो अपने पर म्यू के होता है, ये भी जो है हमेशा क्या होता है, म्यू एस से कम होता है, ठीक है। म्यू के क्या है,
ये है आपका ठीक है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू एस है आपका ठीक है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। तो आप ये बुक वाला एग्जांपल देखिए आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट जो है वो क्या होता है, घर्षण बल लगता है। ठीक है, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहां से जो है कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स लगाना जरूरी है, न्यूमेरिकल जो है वो हम सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए एक वस्तु है जिसका जो मास है वो दिया गया है m बराबर 10 kg दिया गया है, जिसका स्थैतिक घर्षण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यूएस कितना दिया गया है, 0.5 दिया गया है। ठीक है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई है। तो यहाँ पूछ रहा है कि अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल Fs कितना होगा। तो देखिए Fs बराबर कितना होता है, म्यू एस इंटू आर होता है, मैंने बता रखा है आपको Fs बराबर म्यू एस इंटू आर, और आर बराबर क्या होता है, mg होता है। मतलब हमारा यहाँ पर फाइनल फार्मूला हो गया Fs बराबर म्यू एस एम जी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हो गया फाइनल फार्मूला। सभी में वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। चलिए हम रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। Fs बराबर हो गया, म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.5, m की वैल्यू कितनी है 10, g की वैल्यू कितनी है 9.8। तो 10 गुणे 0.5 कितना होगा, 5 हो जाएगा, 9.8 कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, 40 की 0, 4 लगेगा, 9 पचे 45, 4 49। ठीक है, 49 न्यूटन क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 49 न्यूटन का जो है यहाँ पर फोर्स लगेगा, 49 न्यूटन का जो है फोर्स लगेगा। चलिए तो इसी पे बेस जो है अगला क्वेश्चन भी है, इसका भी फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। एफ के बराबर क्या होता है, म्यू के आर होता है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं एफ के बराबर म्यू के एम जी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेम वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। म्यू के का वैल्यू कितना है 0.3 है, m का वैल्यू कितना है 20 है, g का वैल्यू 9.8 है, कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 20 हो जाएगा 6 हो जाएगा 9.8, 8 48 ऑप्शन नंबर एक क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 8 48, 48 की 8 4 लगा है, 9 6 54, 54 4 58। ठीक है, तो 58.8 न्यूटन जो है क्वेश्चन का सही आंसर आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु को चलाने के लिए 100 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, लेकिन वस्तु जो है वो क्या नहीं चल रही है। यदि स्थैतिक घर्षण बल 120 न्यूटन है तो वस्तु पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल है या फिर यहाँ पर एक कार है जो कि रोड पे खड़ी है, और इसको आप आगे चलाने के लिए क्या कर रहे हैं, आप जो है 100 न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे हैं। ठीक है, 100 न्यूटन का जो है आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ताकि जो है ये आगे चले, लेकिन ये नहीं चल रही है। वही क्या दिया गया है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो कि कितना है 120 न्यूटन है। तो देखिए पीछे जो है 120 न्यूटन से जो है कोई यहाँ पे लोग जो हैं इस कार को खींच रहे हैं, और जो आगे वाले लोग हैं इसको 100 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो कार आगे नहीं चलेगी। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो क्या रहेगा, रुका हुआ रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट विल रिमेन स्टेशनरी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। तो देखिए एफ एस बराबर क्या होता है, म्यू एस आर होता है, आर बराबर क्या होता है एम इंटू जी होता है। म्यू एस का वैल्यू कितना है 0.4 है, एम का वैल्यू 400 है, गुणे 9.8 है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 40 गुणे 9.8, ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 4 गुणे 98 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ इतना, कम से कम आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए 0.4 लिखा है, 400 लिखा है, आप इसको लिख दीजिए 4 गुणे 100 लिख दीजिए, गुणे 9.8 लिख दीजिए, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा 40, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया है, ये हो जाएगा 4 चौके 16 होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 16 गुणे 98, 16 गुणे 98 कितना होगा, 16 गुणे 98
8 छक 72, 72 के 2 7 होता है, 8 इक्यानवे 8, 8 2 10, 5 15, थोड़ा सा पे गड़बड़ हो रहा है। आप जो है इसको थोड़ा सा और इजी करके भी जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो आंसर है वो इसमें नहीं दिया है, इस वाले ऑप्शन में जो इसका आंसर नहीं दिया है, इसका सही ऑप्शन जो है यहाँ पे देना चाहिए था। देखिए इसका जो आंसर वो आपका आ जाएगा 1568 आ जाएगा, लेकिन 1568 न्यूटन जो है इसमें यहाँ पर नहीं दिया है, 1960 1560 ही दिया है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए ये जो है आपका अभिकेंद्र त्वरण से जो ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पहले मैं आपको दो फार्मूले जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए अगर कोई भी वस्तु जो है वो सर्कुलर मोशन में चल रही है, ठीक है, कहाँ चल रही है, सर्कुलर मोशन में जो है वो चल रही है। अगर कोई वस्तु जो है वो जो है यहाँ पर, ठीक है, सर्कल में चल रही है और इस सर्कल का जो रेडियस वो कितना है, r है। तो देखिए इसके सेंटर की तरफ जो है एक फोर्स लगेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, FC कहते हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है mv²/r होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा पहला, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, और देखिए एक चीज मैंने आपको क्या बता रखी है शुरू में कि F बराबर क्या होता है, m × a होता है। तो यहाँ पे आपको m दिख रहा है और यहाँ पर a की जगह जो आपको क्या दिख रहा है, v²r दिख रहा है। तो देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर यहाँ पे सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो सेंटर के साइड, ठीक है, यहाँ पर केंद्र की तरफ जो है इसमें जो है एक त्वरण भी लगता है जिसको हम लिखते हैं AC से, और ये होता है v²/r होता है। तो ये दोनों फार्मूले आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। और जो इसका पे डायरेक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, ये इसके सेंटर की तरफ ही होगा। ठीक है, चाहे फोर्स हो गया चाहे आपका एक्सेलरेशन हो गया, दोनों का जो है यहाँ पे डायरेक्शन किधर होगा, इसके सेंटर की तरफ जो है वो रहेगा। ठीक है, अब जो है इस क्वेश्चन को हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है r दिया गया है, ठीक है, m भी दिया गया है। एक वस्तु 2 मीटर के त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है, वस्तु का त्वरण क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है। इस वाले फार्मूले का जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। आपको हो जाएगा AC बराबर v²/r होता है। v² का वैल्यू कितना है, 4 × 4, r का वैल्यू कितना है 2, 2 दूनी कितना होगा 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले वाले क्वेश्चन में जो है वो हमें निकालना है अभिकेंद्र बल निकालना है, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है, FC बराबर जो है mv²/r होता है। वैल्यू रखते जाइए, m का वैल्यू है 10, v का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, r क्या है 5 मीटर त्रिज्या है, कितना हो जाएगा 10, 2 दूनी 4, नीचे हो जाएगा 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 न्यूटन। क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए चाहे आपका अभिकेंद्र बल हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, या फिर आपका अभिकेंद्र त्वरण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, जो इनकी डायरेक्शन होती है वो हमेशा कहाँ पे होती है, सेंटर की तरफ होती है, केंद्र की तरफ होती है। कहने का क्या मतलब है, तो हम यहाँ पर एक गोला बना दे रहे हैं और इसमें जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर मूवमेंट कर रहा है, इसकी त्रिज्या क्या है r है। ठीक है, तो देखिए लगने वाला चाहे बल हो गया FC, चाहे लगने वाला क्या हो गया त्वरण हो गया AC, इनका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, सेंटर की तरफ होगा, केंद्र की तरफ होगा। ठीक है, तो टोटल 30 क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं और इन क्वेश्चंस को करने के बाद जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो उनका कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके साथ में जो है आप उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं और जो आपका कोर्स है आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह भी जो है और साथ में जो आपको थ्योरी की क्लासेज हैं वो भी आपको देखने को मिलती हैं।
तो आप जो अपने डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी है आप उसको और भी अच्छा कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।